दोस्तों स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, जो कि बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया था टीचर के लिए एग्ज़ाम, और वो 9 10 के लिए 9 10 10th के लिए। तो उसमें जो पॉलिटिकल साइंस से जो क्वेश्चन आए थे उसको आज विस्तार पूर्वक डिस्कशन किया जाएगा, जिससे कि आने वाले जो बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम है उसमें थोड़ा क्वेश्चन का आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उसे कैसे सॉल्व करना है, या फिर पिछली बार कौन कौन सी गलतियां हुई थी उसमें और क्या सुधार की आवश्यकताएं हो सकती है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो इसमें जो ऑप्शन है जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रस्तावना जो है ये आपका एक देश से नहीं लिया गया था, ये आपका दो देश से लिया गया था। दो देश से कौन कौन लिया गया था? एक आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था कि प्रस्तावना का इस टाइप का उसका मूल भाव होना चाहिए, इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। और जो दूसरा जो है उसमें जो तीन शब्द हैं वो आपका रसिया से लिया गया था। और वो तीन शब्द कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये तीनों शब्द जो है 42 अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। 40 42 अमेंडमेंट के थ्रू ये तीनों वर्ड को जोड़ा गया था। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया और रसिया दोनों में से कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। और बाकी का जो देश है इससे भी कुछ कुछ संशोधन लिए गए हैं, संशोधन या फिर बोल सकते हैं क्या क्या चीज़ संविधान में लिए गए हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। यदि जापान की बात करें तो जापान के द्वारा जो है वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया। और यदि हम लोग जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से आपातकालीन उपबंध को लिया गया है। आपातकालीन उपबंध को लिया गया है कि आपातकाल के समय मूल अधिकार नहीं रहेगा, उसका स्थगन हो जाएगा, यानी कि रोक दिया जाएगा, इस तरीके से है। और यदि हम लोग इंग्लैंड की बात करें, ठीक, यदि हम लोग इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड से काफ़ी सारे हमारे संविधान में लिए गए हैं तत्व, जैसे कि आपका संसदीय शासन। संसदीय शासन इंग्लैंड से लिया गया है। और विधायी प्रक्रिया, फिर एकल नागरिकता, नागरिकता ऐसे यदि मैं लिखूंगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो मैं लिखता नहीं हूँ, मैं सीधे बोल देता हूँ। एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी चीज़ें जो है इंग्लैंड के द्वारा भारतीय संविधान में लिया गया है। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प को चुनें। तो किसके पास अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसको बढ़ते क्रम में बोल रहा है करने के लिए। अब हम यदि सभी का निर्वाचन क्षेत्र देखें तो इसमें से बढ़ते क्रम के बाद घटते क्रम को सेट कर दिया गया है, तो इसमें जो सेट करने की प्रक्रिया है वो सही नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अब हम लोग आगे आते हैं तीसरा क्वेश्चन पर, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों अब लोकतंत्र हमारे लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि ये अधिक उत्तरदायित्व है, इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता है कि सभी लोग मिलकर करके निर्णय लेते हैं। यह मतभेद एवं संघर्ष से निपटारा करता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि आपस में ये मतभेद जो बड़े बड़े मतभेद होते हैं उसे होने से रोक देता है, क्योंकि उसका पता पहले चल जाता है, इसलिए सरकार उस निर्णय को या तो वापस ले लेती है या फिर उसमें संशोधन कर देती है।
तो इसमें बड़े-बड़े मतभेद और संघर्ष जो होते हैं उसका निपटारा हो जाता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया भी जो होती है वो साथ होती है, जिस कारण से लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है। अब हम लोग आते हैं चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह पर करता है? तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपने अधिकारों का उपयोग करता है या इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दल बदल विरोधी कानून का क्या सुझाव है? तो ये जो है दल बदल कानून, ये आपका पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित, और ये आपका 52 संविधान संशोधन 52 अमेंडमेंट के तहत जो है ये दल बदल विरोधी कानून को लाया गया था। और इसमें जो है लोग भौतिक लाभ के लिए, कुछ लाभ के लिए पार्टियां बार बार बदल लेते थे। जैसे कभी यदि कोई व्यक्ति, सपोज डेट मान लीजिए, यदि कोई व्यक्ति बीजेपी में है और कोई व्यक्ति है और कोई ABCD जो भी आपका संघ है, मतलब कोई भी पार्टी है, अब इससे निकल करके यदि किसी व्यक्ति को भौतिक लाभ होता है तो वह क्या करेगी, बीजेपी से निकल करके इस पार्टी में चली जाएगी, अब A पार्टी से निकल के B पार्टी में चली जाएगी और B पार्टी से निकल करके C पार्टी में चली जाएगी। तो इस तरीके से काफ़ी दल बदल होगा, जिससे कि सरकार के लेवल पर यानी ऊपरी स्तर पर अस्थिरता पैदा होगी और इससे सरकार चलाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए 52 अमेंडमेंट के तहत दल बदल विरोधी कानून को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है एवं जनता द्वारा है? तो दोस्तों ये अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है और ये एक NCERT से लिया गया क्वेश्चन है, सीधे तौर पर NCERT से लिया गया है। यदि आप लोग देखें तो ऐसे इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी डायरेक्टली NCERT से लिए हैं। यदि किसी का NCERT या स्टेट रिलेटेड जो भी बुक है, आपका BTC का जो बुक है बिहार से रिलेटेड, तो वो भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। दोनों NCERT और BTC लगभग सेम है, सिर्फ उससे बिहार से रिलेटेड एग्जाम्पल दिए हुए रहते हैं। अब सातवां क्वेश्चन जो है, शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार जो है यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अब यदि समानता की अधिकार की बात की जाए तो ये 14 से 18 के बीच है। यदि स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाए तो ये 19 से आपका 22 है इसमें। और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार ये कौन से आर्टिकल में है? तो ये आपका 20, ये आपका 29 से 30 के बीच है। तो ये आपका शिक्षा का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है, ये इसका आंसर है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में, सॉरी 7 है, हाँ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए थे? तो ये आपका 42 अमेंडमेंट के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और 42 अमेंडमेंट के थ्रू 3 और शब्द प्रस्तावना में भी जोड़े गए थे, जिसका मैंने पहले मेंशन किया हुआ था। उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जैसे शब्द जोड़े गए थे। अब यदि आगे देखें तो ये जो 25वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें संपत्ति के मूल अधिकारों में कटौती की गई थी। और जो 38वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें राष्ट्रपति को विभिन्न आधार पर आपातकाल
की घोषणा करने की शक्ति दी गई थी। तो ये दोनों अमेंडमेंट इससे रिलेटेड है कि आपका संपत्ति के आधार पर मूल अधिकार में कटौती करना, और जो 38वां है वो आपका राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर आपातकाल घोषणा करने की शक्ति है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों इसमें से सभी संविधान सभा के सदस्य थे, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि सरोजनी नायडू भी सदस्य थी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी सदस्य थे, और शरद चंद्र बोस भी सदस्य थे। अब आते हैं धन विधेयक से रिलेटेड क्वेश्चन में। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है असत्य है, यह एक वित्तीय मामले से संबंधित है। स्वाभाविक है, धन विधेयक है तो ये वित्तीय मामले से संबंधित होगा। आप यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। जी हाँ, यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, ऐसा रूल नहीं है। यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है। ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, ये राज्यसभा में प्रस्तावित, यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, ये ऑप्शन गलत है। इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है, ये सही है आपका। इसीलिए आपका जो सही है वो है 1 2 4, 1 2 4 इसमें से नहीं है, तो मतलब 1 2 4। और पूछा जा रहा है असत्य के बारे में, तो असत्य इसमें केवल एक है और वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अब हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय का स्थापना हुआ, और इसमें से तीनों में से कोई ऑप्शन मैच नहीं खाता है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, सही बात है। यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, ये भी सही बात है। यह त्वरित न्याय देता है, ये भी सही बात है, क्योंकि लोक अदालत जनता का अदालत होता है। सेवानिवृत्ति जज लोक अदालत चलाता है, ये भी सही बात है। यह एक सर्वोच्च न्यायालय है, नहीं, यह एक सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो 5वां नंबर ऑप्शन ये आपका गलत है, यह एक सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी। अब आते हैं विश्व में किस देश द्वारा 1948 और 1989 में रंग भेद का एक आधिकारिक नीति के तहत पालन किया गया? तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि रंग भेद ये आपका दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रंग भेद। अब आते हैं राष्ट्रीय वोटर दिवस, यह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय वोटर दिवस यह आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय वोटर दिवस। और 5 जून को पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट करते हैं, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें है कि इस परिषद में 15 सदस्य देश हैं, जिसमें से 5 अस्थाई एवं 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्षों की अवधि में होता है। तो ये कथन दोस्तों सही है कि इसमें 5 अस्थाई सदस्य हैं, जिसमें कि रसिया, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश हैं, और प्रत्येक अस्थाई सदस्य के पास वीटो पावर है। जी हाँ, इसके पास वीटो पावर है, और IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां नहीं, इसकी कोई
इस टाइप की एजेंसी नहीं है। IMF और विश्व बैंक से रिलेटेड इसकी कोई एजेंसी नहीं है। ये दोनों अलग अलग एजेंसियां हैं। तो अब इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा असत्य है। तो दोस्तों ये वाला असत्य है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये असत्य है, असत्य है, सी नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चुनावी कदाचार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभरित है। तो सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, वोटरों को धमकाने में अत्यधिक धन का प्रयोग, दल गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विश्वास, ये सब प्रतिभारित है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत की आरक्षण की संस्तुति की थी। तो दोस्तों मंडल आयोग द्वारा 27% आरक्षण की बात की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। तो दोस्तों हृदय और आत्मा जो है संवैधानिक उपचार को कहा जाता है। हृदय एवं आत्मा संवैधानिक उपचार को कहा जाता है। संवैधानिक उपचार उपचार को कहा जाता है, और यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। तो इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि संवैधानिक उपचार से रिलेटेड, इसलिए इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यक के प्रति विशेष है। तो अल्पसंख्यकों का अधिकार से रिलेटेड इसमें कोई भी ये नहीं है। और यदि अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात की जाए तो वो आर्टिकल 29-30 में है। आर्टिकल 29 में है, तो वो 29 में है। लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं है। इसमें संवैधानिक उपचार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन अल्पसंख्यक से रिलेटेड नहीं है। इसीलिए इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ई नंबर। थोड़ा से और थिकनेस बढ़ा लेता हूँ, लिखने में सही रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में है, संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं। विधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है। इसमें 200 से अधिक सदस्य, इसमें 300 से अधिक सदस्य थे। जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई। इसमें 1935 के अधिनियम से बहुत से विवरण और विधियों का अभिग्रहण किया गया। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है सही नहीं है, तो सही नहीं है। जुलाई 1946 में इसकी पहली सभा हुई थी, ये सही नहीं है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसकी पहली बैठक कब हुई, कहा कि वो तो गलत हो गया। तो अब इसकी जो पहली बैठक है वो हुई थी आपका दिसंबर माह में। दिसंबर में कब? 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी, पहली सभा हुई थी। इसलिए ये कथन आपका गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है। दोस्तों मैं एक बात फिर से आपको बता दूं, जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सभी एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं। एनसीईआरटी या एससीईआरटी दोनों में से कोई भी पढ़ लीजिए, लेकिन दोनों उसी से हैं सारा। अब इसका आंसर जो है पूछा जा रहा है, ऑप्शन 1 है ब्रेसल्स की एक सरकार जिसमें फ्रेंच और डच भाषी दोनों समुदाय के समान प्रतिनिधि होगा। सेकेंड ऑप्शन है सरकार, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी। सी नंबर ऑप्शन है दोनों सरकारें के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया जाएगा। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि बेल्जियम मॉडल पर कौन सा तत्व नहीं है। तो बेल्जियम मॉडल का कौन तत्व नहीं है, तो इसमें सभी बेल्जियम मॉडल का ही तत्व है।
तो इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है नहीं है, लेकिन इसमें से सभी है, तो लिखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। अब नेक्स्ट है 22 नंबर। सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? तो दोस्तों ये आपका 1956 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? फिर से ये क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, पूछ दिया जाता है कौन सा गलत है, फिर इधर आंसर में समस्या हो जाता है। सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है, ये बिल्कुल सही है। सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जाती है, ये भी सही है। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा या सामाजिक विभाजन ना हो। तो तीनों सही है। पावर शेयरिंग के बारे में तीनों के तीनों कथन सही है, क्योंकि जब आप लोग फेडरलिज्म चैप्टर पढ़िएगा क्लास 11 में, तो उसमें ही शायद था ये पावर शेयरिंग था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी सही है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? ये भी आपका क्लास 11 से ही है, और ये भी आपका फेडरलिज्म से ही है कि कौन सा समवर्ती सूची है। अब हमें चैप्टर याद नहीं है ना, तो मैं चैप्टर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा चैप्टर में है, मुझे ऐसा याद नहीं है। तो इसमें आपका जंगल हो जाएगा, जंगल आपका समवर्ती सूची में है। और इसके बाद यदि आप पुलिस को देखें तो ये आपका राज्य सूची में है, और आपका कृषि भी आपका, और ये कृषि जो है आपका समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा चीन। चीन में सार्वजनिक लेवल पर महिलाओं की भागीदारी कम है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? तो समान पारिश्रमिक अधिनियम, जैसा कि इसके नाम से ही लगता है, तो आपका राजनीतिक वाला तो ऐसे ही कट जाएगा, आप इसे आप काट दीजिएगा। तो समान लिंगों के लिए समान वेतन, सभी के लिए नौकरी में भर्ती, तो ये भी कट जाएगा, और ये हो जाएगा सभी लिंगों के लिए समान वेतन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को छांट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। महात्मा गांधी कहा करते थे कि को राजनीतिक से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। किससे अलग नहीं किया जा सकता है? धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है, ये महात्मा गांधी कहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांग को अनदेखा करता है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार रहित है, लोकतंत्र अनियमित है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? तो फिर से यदि कहीं पर भी नहीं हो, उससे पहले आप इसे इसे घेर दीजिए या फिर अंडरलाइन कर दीजिए, जो कि आपको याद रहे, में थोड़ा सा भी मिस्टेक ना हो। वे देश के लिए कानून बनाते हैं। राजनीतिक दलों के बारे में बात की जा रही है। राजनीतिक दल देश के लिए कानून बनाते हैं, सही बात है। संसद में बैठते हैं तो कानून इन्हीं के द्वारा बनाया जाएगा। एक पार्टी दूसरी को सरकार बनाने में सहयोग करती है, ये भी सही बात है। जिसके पास कम बहुमत रहता है उस मतलब तो दूसरी पार्टी जिसके पास थोड़े कम बहुमत रहते हैं तो दोनों कम बहुमत मिला कर करके ज़्यादा बहुमत करके सरकार बनाने में सहयोग करते हैं। उनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर, हाँ ये भी सही बात है।
तो अब इसमें कह रहा है कि कौन सा राजनीतिक दल द्वारा नहीं निभाई जाती है वो, तो सभी भूमिका निभाई जाती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर। अब हम लोग आते हैं 30 नंबर पर। एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य के विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम सुरक्षित करना होगा। कितना वोट लाना पड़ेगा? तो ये आपका 8% वोट लाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? तो एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत स्विट्जरलैंड आता है। ये सब आपका एनसीईआरटी का एनसीईआरटी के बुक से है क्वेश्चन, एकदम आराम से आप देख सकते हैं। जब जब केंद्र और राज्य से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विकेंद्रीकरण। क्योंकि हमारे संविधान में जो पंचायती राज व्यवस्था है, न्यायपालिका की व्यवस्था है 73-74 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो विकेंद्रीकरण के अनुसार ही है। विकेंद्रीकरण के द्वारा हमारे पंचायतों को कुछ जो है कुछ काम दिया गया है, जो कि आपका ज़मीनी स्तर का काम उन्हीं के द्वारा संपन्न होना है। तो इसी तरीके से वो विकेंद्रीकरण का एक पार्ट है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज है ब्लैक पावर आंदोलन कब हुआ? ब्लैक पावर आंदोलन जो है वह आपका 1966 में हुआ और यह आपका अमेरिका में हुआ था, और ये आपका नस्ल भेद को समाप्त करने के लिए यह आंदोलन हुआ था 1966 में। अब पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो ये आपका 324 जो है ये आपका इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, और 148 की बात की जाए तो 148 आपका कैग है। यदि 342 की बात की जाए तो ये आपका अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये 300 जो है ये मुकदमे की कार्रवाई से संबंधित है, और महान्यवादी जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, ये आपका आर्टिकल 76 के अंदर आता है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव का पात्र है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति है वो जितना मन चाहे उतना बार चुनाव लड़ सकता है और वह राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसलिए इसमें 1, 2, 3 है, इसमें ऐसा कोई इसका ऑप्शन नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। यदि आप ये क्वेश्चन को देखेंगे तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ये शायद 6 या 7 के सिविक्स में ये क्वेश्चन है कि कितने समय लगे थे, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ ये 6 या 7 के सिविक्स में ये क्वेश्चन है। लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो प्रथम महिला सभापति मीरा कुमार, ये प्रथम महिला सभापति थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई है? तो दोस्तों ये आपका 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो रंगनाथ मिश्र थे। रंगनाथ मिश्र इसके प्रथम अध्यक्ष थे, लेकिन 1993 ये तीनों ऑप्शन में से किसी में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? अब 360 ये आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। यदि आप बात करें तो मौलिक अधिकारों को रोकने का ये आपका 358 है। इसमें फंडामेंटल राइट
जो है आर्टिकल 19 जिसमें बोलने की स्वतंत्रता है, उसको रोक दिया जाता है। और यदि राष्ट्रपति शासन की बात करें तो इसमें 2 आर्टिकल की आवश्यकता होती है, लेकिन जो मुख्यतः जो आर्टिकल है वह है आपका 356 के थ्रू राष्ट्रपति शासन लगता है। इसमें ऐसे मूलतः काफ़ी जगह आप देखेंगे तो 2 आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप इसे 356 ही मुख्य रूप से मान करके चलें। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो है आपका आज पॉलिटिकल साइंस का सीरीज हुआ। इसी तरीके से हम लोग हिस्ट्री का देखेंगे, ज्योग्राफी का देखेंगे, इकोनॉमिक्स का देखेंगे और इसी तरीके से हम लोग पूरा डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन था, कैसे था। तो आपको यदि ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।